था। भेजूंगी मैं, भेजूंगी। चलिए, join your hands, close your eyes, start ओमकार। सायरा मैम। सायरा मैम। एक सेकंड, इसकी बैटरी इसकी भी लो हो रही है। सायरा मैम। सायरा, ओके, तभी मैं कहूँ इसका बैटरी को डाउन हो गई। सायरा, चलिए मैं फटाफट से एक बार अटेंडेंस देख लूं, कितने बच्चे आए हैं, है ना? 24 है ना? 23 होंगे। अलंकृता है, मैम 23 है। एक सेकंड, अनन्या वर्मा है। मैं लगाती जा रही हूँ फटाफट से, तो मुझे यहाँ पर पता चलता जाएगा। अनन्या से पहले दीपेश है, दीपक नहीं आया है, दीपेश है। दीपेश है, देवांश है, दिशा है, हर्षवर्धन है, कनक है, पारवी है, कार्तिक है। कार्तिक के बाद खुशहाल है, कृष्णा है, लक्ष्य नहीं, कृष्णा है, लक्ष्य है, मृदुल है। एक मिनट में लगा लूं फिर। मृदुल है, प्रणव है, के बाद सानवी है, सानवी के बाद शाश्वत है, सबरीना है, शौर्य है, शौर्य के बाद श्रेया है, सिद्धिका है, सौम्या है, तांजिल है, सौम्या है, सोहम नहीं है, आज। सौम्या है, तांजिल है, वरुण है, वरुण नामदेव है, ओके, वरुण जाटव नहीं है, वरुण नामदेव है, वृंदा है और यतेंद्र है। ओके, 26 स्टूडेंट हैं, बाद में आएंगे तो उनको हम ऐड कर लेंगे। चलो, अब हम शुरू करेंगे, ठीक है? हम शुरू करेंगे। वहाँ चिड़िया जो, वह चिड़िया। अब देखिए, हम वह चिड़िया जो पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी बातें करेंगे, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर जो कवि हैं, वो कवि ने ना चिड़िया के बारे में बात की है। आप लोगों ने कविता को पढ़ा है और उसमें वो बार बार ये कहते हैं, नीले पंखों वाली मैं हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी संतोषी चिड़िया या मुंह बोली चिड़िया, वो तो उसकी विशेषता है, लेकिन बार बार कभी ये बोल रहा है नीले पंखों वाली। कभी आपने नीले पंखों वाली चिड़िया देखी है? यस मैम, देखिए अच्छा, नीलकंठ देखा है। अच्छा, मुझे ये बताओ, नीले पंखों वाली और नीलकंठ का मीनिंग क्या होता है? नीले कंठ वाला, कंठ माने गला, नीले खंडों वाली, नीले कंठ वाला। तो क्या नीलकंठ और ये जो कभी जिस चिड़िया की बात कर रहा है, वो एक जैसी है क्या? वही चिड़िया है क्या? नो मैम,
नो मैम, अलग अलग कलर की भी होती है मैम, नीले कलर की दूसरी भी हो सकती है। चलिए, दूसरी भी तो हो सकती पहला है। पहला आप लोग लिख लीजिए। नीले पंखों वाली अलग है। हाँ, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे ही हम प्रश्न करते हैं सबसे पहले बात आती है कि वो नीलकंठ है, चिड़िया नीलकंठ के बारे में कवि बात कर रहे हैं। लेकिन नीलकंठ और नीले पंख, हाँ नीला पंख, वो तो बार बार कह रहा है ना, नीले पंखों वाली मैं हूं, चिड़िया अपने बारे में बता रही है ना, तो नीले पंखों वाली मैं हूं, बार बार वही बात बोल रही है। तो क्या नीलकंठ के भी नीले पंख होते हैं क्या? आपने देखे हैं क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। उसके पंख भी नीले होते हैं, उसका गला भी नीला होता है क्या? ये सब नो बातें मैम। मैं आपसे यस इसीलिए मैं बोल रही हूँ, नो मैम। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है ना? आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इस बात को। दोनों बातें हैं, नीलकंठ भी हो सकता है यदि उसके पंख नीले हैं, लेकिन उसके नीले पंख हैं तो फिर वो, उसका नाम नीलकंठ क्यों है? गला भी नीला होना चाहिए। तो अब इस चिड़िया के बारे में आप लोगों को पता करना है। आपके पाठ में एक एक्सरसाइज में एक जगह पर लिखा हुआ है, सालिम अली की पुस्तक पक्षियों का संसार, एक्सरसाइज में देखो कहीं लिखा है, हाँ अनुमान और कल्पना में लिखा है ना? यस हाँ, मेरे को क्लास का समझ आ रहा है मैम, ना? अनुमान और कल्पना में फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सालिम अली की पुस्तक का नाम क्या बताया है? भारतीय पक्षी। भारतीय पक्षी, ओके, ठीक है ना? तो पाठ तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हमको इसमें भारतीय पक्षियों के बारे में भी बताना है। अभी नहीं, हम बाद में सबको एक एक करके बताएंगे किसको कौन से पक्षी के बारे में जानकारी हासिल करके लाना है, पहली बात। अब हम आ जाते हैं, कवि ने इस चिड़िया को एक कल्पना के रूप में माना है। पाठ में कवि चिड़िया को एक कल्पित रूप मानते हैं, कल्पना की है एक चिड़िया की। अब देखिए उन्होंने कहा है कि हमारे मन में एक चिड़िया होती है, हमारे मन में एक चिड़िया होती है, ठीक है? अब क्यों मन को चिड़िया बोला उन्होंने? क्योंकि चिड़िया उड़ के कहीं भी किसी भी स्थान पर पहुंच जाती है, कहीं भी किसी भी स्थान पर उड़कर पहुंच जाती है चिड़िया। वैसे ही हमारा मन भी कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पर उड़कर पहुंच जाता है, और हमारा मन भी बहुत सारी चीजें करने को करता है, ये कर सकता हूं मैं, ये कर सकता हूं मैं, बहुत सारी चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं, तो हम उनको कलेक्ट भी कर लेते हैं। तो इस चिड़िया के पाठ के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि चिड़िया के स्वभाव के बारे में, कि चिड़िया का स्वभाव क्या है, उसका आकार प्रकार अलग है, उसके हर एक छंद में स्वभाव भी बताया जा रहा है। जैसे पहले स्वभाव में बताया गया है वो संतोषी है, दूसरे में बताया गया है वो मुंह बोली है, तीसरे में बताया गया है वह गर्वीली है। ये 3 गुण उसके बताए गए हैं। इन 3 गुणों के माध्यम से वो मानव को संदेश देना चाहते हैं, इन 3 गुणों के माध्यम से वो मानव को संदेश देना चाहते हैं। किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? दिशा, आप नोट मत करो, लिखो मत, लिखने से अच्छा है कि आप समझो, और आपको नहीं समझ आए तो दोबारा पूछो, ठीक है ना? जितना अच्छा आप समझ पाएंगे, बात को समझ लो बस। देखिए पाठ पढ़ना, पाठ को कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। मैं आप लोगों से जब भी क्लास 6 में जो बच्चे आते हैं तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, पाठ पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है, पाठ को सीखना है।
हमको अपने जीवन में उस पाठ को धारण करना है। जो भी लेसन, जो भी पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है, उस पाठ को हमें अपने जीवन में उतारना है। ये पाठ इसीलिए लैंग्वेज में जो पाठ आपको पढ़ाए जाते हैं उनमें से आप कुछ सीखिए। जैसे पहला वो है उसका छंद जो है, उसका पहला छंद क्या है? कोई बच्चा बोलेगा, चलो अलंकृता आप ही पढ़ के सुनाओ। पहला क्या है? वह चिड़िया जो हाँ, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब देखिए, पहली कविता की पहला जो छंद है वो आपको क्या सिखा रहा है? मैं पढ़ा नहीं रही हूं, मैं सिखा रही हूं। पहला क्या है? वह चिड़िया जो क्या कर रही है? चोंच मारकर। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती हैं, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहां पर वो क्या बताना चाहती हैं कि संसार में जो अन्न है, जो भोजन है, वो बहुत ही अमूल्य है। उसने क्या कहा है? संतोषी, दूध भरे जुंडी के दाने, माने कभी भी वो कलेक्ट नहीं करती हैं। जहां पर भी जुंडी माने होता है ज्वार और बाजरा। आपने ज्वार बाजरा तो नहीं देखा होगा, लेकिन आपने कभी भी भुट्टे देखे होंगे। भुट्टे देखे हैं आप लोगों ने? मक्के के भुट्टे देखे हैं। जब आप उनको जैसे जब वो सॉफ्ट होते हैं, यदि आप उनको थोड़ा सा ऐसे नेल्स से थोड़ा सा दबाते हैं तो उसमें से दूध निकलता है ना? तो उसीलिए उसने बोला है जुंडी के दाने में ज्वार बाजरा के दानों को चोंच मारकर वो खा लेती है, जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और कैसे खाती है? रुचि और रस, और उनको खाकर वह संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि वो अनाज से बहुत प्यार करती है। वो अनाज को बर्बाद नहीं करना चाहती है। अब हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम क्या करते हैं घर में? मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं खाऊंगा। मुझे वो पसंद नहीं है, मैं वो नहीं खाऊंगा। मुझे ये पसंद है, मैं यही खाऊंगा। पर मैम वो चिड़िया कुछ भी खा लेती है, जो भी उसको मिलता है। नहीं, बात समझिए, खाने की बात नहीं है। खाने को तो आपके पेरेंट मदर ने आपको डांट लगाई और कहा नहीं ये आपको खाना है क्योंकि आपको जरूरी है ये खाना, तो आप खा भी लेते हैं, खा लेते हैं ना? फिर क्या करते हैं? यस मैम। कुछ छोड़ भी देते हैं। यस मैम। और मुंह बनाकर खाते हैं, उसको इंटरेस्ट, रुचि और रस से नहीं खाते। करते हैं ऐसा? करते हैं ना आप लोग ऐसा? यदि आपके अनुसार या आपकी टेस्ट के अनुसार या आपको जो पसंद है वो खाने को आपको नहीं मिलता है, तो क्या होता है? आप खाते भी हैं, कभी कभी आप छोड़ देते हैं आधा खाकर, और उसको अच्छे टेस्ट लेकर नहीं खाते। रुचि माने टेस्ट लेकर नहीं खाते, मजे, रस माने मजा लेकर। ऐसे आपको लगता है कि हाँ बस डांट पड़ी है तो मैं खा लेता हूँ इसको, है ना? फिर बोलते नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा पेट भर गया, तो आप छोड़ भी देते हैं। और आप सेटिस्फाई भी नहीं होते हैं, है ना? तो यहाँ पर यही दिखाना चाहते हैं, जो भी भोजन है हमारे लिए भोजन अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। उन लोगों से पूछिए जिनको भोजन नहीं मिलता है। इसलिए हमें जो भोजन है उसको बर्बाद नहीं करना होता है। जब भी हमें जितना भी खाना है और जो भी खाना है बड़े आनंद के साथ खाना है। कहते हैं ना, जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। इसके लिए ना एक बहुत छोटी सी बात बताएंगे, एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे हम आपको कि भोजन से और मन के विचारों से क्या संबंध होता है। भोजन और मन के विचारों से क्या संबंध होता है? देखिए कैसा संबंध होता है। कहते हैं जो व्यक्ति भोजन बनाता है उसके मन में जो विचार होता है
हम भोजन करते हैं तो हमारे विचारों में भी वो परिवर्तन दिखाई देता है। माँ जो भोजन बहुत प्यार से बनाती है, खुश होकर बनाती है, मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी तो हमारे विचार भी बहुत अच्छे होते हैं। एक कहानी है, एक राजा था, उसके यहाँ पर एक जो सन्यासी थे, साधु थे, वो अक्सर उनके घर आते थे राजा के राज्य में, और वो हमेशा उनको भोजन करवाते थे, भोजन करते थे, वो चले जाते थे। एक दिन जब वो आए और आने के बाद उन्होंने भोजन किया, जैसे जब वो आते थे तो राजा उनको सोने चांदी की थालियों में खाना खिलाता था, और उनके मन में कुछ भी नहीं आता था, वो हमेशा खाना खा के चले जाते थे भोजन करके। एक बार जब वो आए और वो भोजन कर रहे थे तो उनके मन में आया कि क्यों ना मैं क्या करूं, इस चांदी की जो चम्मच है उसको चुरा लूं। साधु ने वहीं पर भोजन छोड़ दिया और राजा से बोले कि मुझे पहले ये बताओ कि ये भोजन किस प्रकार किसके द्वारा बनाया गया है। राजा बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, बोले मुझे जिन लोगों ने भोजन बनाया है उनसे मिलवाइए। राजा ने उन सबसे मिलवाया, और ये भी एक व्यक्ति से परिचय करवाया कि ये हमारा भी नया रसोइया है। गुरुजी ने, जो साधु थे, उन्होंने सबको वापस भेज दिया और जो नया रसोइया था उसको रख लिया। जब उसको रख लिया और सबको वापस भेजकर अकेले में एकांत में उसने पूछा कि भोजन बनाने से पहले, इस घर यहाँ पर राजा के यहाँ भोजन बनाने से पहले आप कहाँ काम करते थे? रसोइया एकदम चुप। अब बोले तो क्या बोले? साधु ने बोला मैं तो समझ चुका हूं, मुझसे छुपाने की आवश्यकता आपको नहीं है, अब जो भी सच है आप मुझे बता दीजिए। उसने बोला कि मैं राजा के घर भोजन बनाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो एक चोर हूं, और मैं चोरी करने के उद्देश्य से आया हूं, और जब मैं भोजन पकाता हूं तो मेरे मन में वही चलता रहता कैसे मैं राजा के घर में चोरी कर लूं। तब साधु को समझ आ गया कि जब मैंने भोजन किया, ये चोर जब भोजन पकाता है तो उसके मन में चोरी की बातें चलती हैं, इसीलिए ये क्या होता है, मैंने भी जब भोजन किया तो मेरे मन में भी चोरी की बात आ गई। इसीलिए हमेशा भोजन करते समय प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। जो भी हमें प्राप्त हो, जैसा भी हमें प्राप्त हो, हमको वह बहुत ही उससे खाना चाहिए। किससे खाना चाहिए? रुचि माने टेस्ट लेकर, और रस माने मजे लेकर खाना चाहिए। तो जब हम वो भोजन अच्छी तरीके से खाएंगे तो हमारा मन, हमारा शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। और एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग, हमसे जब हम बात करेंगे, हमसे मतलब मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। आप प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में। क्या मैम हो बीच रहा में है? आपकी वॉइस कट गई थी। अच्छा, अभी क्लियर हो गया? कभी कभी बीच में नेटवर्क इश्यू होता है। चलिए देखिए, अभी हमारा एक और जो हम है गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमको नया, जो भी नई संस्कृति नहीं। मैम वॉइस कट गई आपकी। मैम आप रीजॉइन करके ज्वाइन कीजिए। मैम आपकी आवाज तेरी माइक म्यूट कर। साईराम, अभी आवाज क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हो गई है और ये नहीं आ रहा। माइक म्यूट।
मैम तो फ्रीज ही हो गई। ये नेटवर्क बार बार वो हो रहा है। तो क्या है, हम नए कल्चर को अपनाते। देखिए बात यहाँ पर यही सिखानी है, बात हमें यहाँ पर यही सिखानी है कि जैसे अन्न के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारे यहाँ पर एक कल्चर नया, अभी नया तो नहीं, 2-3 दशक हो गए, 4 दशक हो गए जब से एक नई संस्कृति हमारे यहाँ डेवलप हुई। किस तरीके की, जब हम किसी के यहाँ खाने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, कहीं पार्टी फंक्शन होता है वहां जाते हैं, तो वहां पर जो सिस्टम है, सेल्फ सर्विस वाला सिस्टम है, उसमें हमें बहुत वैरायटी का खाना मिलता है। उसको हम क्या, हमारे माइंड में क्या रहता है, आप लोग बताएंगे कि वहां पर बहुत सारी वैरायटी का खाना हमें मिलता है। क्यों ऐसा वैरायटी दी गई, वैरायटी वहां पर क्यों रखी गई? कभी जैसे कभी कि हम खाना वेस्ट ना करें, तो जो हमें पसंद है वही लें। वही लें। गुड, वेरी गुड, यही है कल्चर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या माइंड सेट करके जाते हैं, ये सब चीजें हैं वो सब खानी है। हम थालियों में, प्लेटों में लेते हैं, फिर ऐसे प्लेट पूरा भरते हैं और ले जाके डस्टबिन में डाल देते हैं। मैम जित उसी हिसाब से लेना चाहिए जितना अपन खा सकते हैं। सबसे पहले तो यही दिमाग में रखना है कि हम जहां गए हैं, खाने की यदि बहुत सारी वैरायटी है, तो हमें सबसे पहले चूज करना चाहिए कि हमें कौन सी चीजें खानी है। मान लीजिए आप 5 या 7 चीजों को खाना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी क्वांटिटी पर भी ध्यान रखिए कि 5-7 चीजें खानी है तो हमें कितनी कितनी क्वांटिटी लेनी है। ये नहीं कि एक बार में ही पूरा प्लेट भर के ले आए हम। हमें बर्बाद नहीं करना, भोजन हमें बर्बाद नहीं करना है। पहला छंद यही सिखा रहा है, संतोषी माने सेटिस्फाई हो जाना है। ऐसे देखकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतना लाते हैं वहां से डस्टबिन में डाल देते हैं, वो डस्टबिन में किसी के काम नहीं रहता है। जब हम खाना प्लेट में लेते हैं उस समय हमें याद कर लेना चाहिए, ईश्वर के प्रति भी धन्यवाद देना चाहिए, और हमें याद कर लेना चाहिए कि आज हमारे सामने जो प्लेट है हम खा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है खाना नहीं था और वो भूखे पेट बच्चे या बूढ़े या जो भी व्यक्ति है सो गए। तो निश्चितता आप भोजन का कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे, कभी भी आप एक्स्ट्रा खाना थाली में नहीं डालेंगे, और जो भी मिले उसे प्रेम से खाइए, मजे लेकर खाइए। तो छोटी चिड़िया वो छोटी है लेकिन इतना बड़ा संदेश आपको पहुंचा रही है कि जो अन्न है उसको हमें बहुत ही उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा पैरा निकल, कौन बोलेगा? देवांश, मैं बोलूं? देवांश सक्सेना, ओके बोलिए। मैम कैन आई सिद्दीका? यस मैम। हाँ देवांश नेक्स्ट पढ़ लेना सिद्दीका। ओके हाँ मैम। बोलिए। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उंडेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल गा लेती हैं, वह छोटी नीले वह मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यहाँ पर मुंह बोली शब्द आया है, मुंह बोली। अब देखिए अभी हमारे समाज में मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। अब देखिए मुंह बोली शब्द का पहले अर्थ समझ लेंगे ना आप, तो निश्चितता है आप और अच्छे से छंद को समझ पाएंगे। मुंह बोली माने मुंह से बोलकर किसी रिश्ते को बनाना,
कभी कभी हमारे अपने नहीं होते, लेकिन हम कुछ लोगों को अपना बना लेते हैं अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। सीधे सीधे एग्जाम्पल दे दे, रक्षाबंधन पे मुंह बोली बहन या मुंह बोला भाई। हाँ, सही शब्द आपने जाना है। कहते ना ये मेरी मुंह बोली बहन है। कभी कभी अपने क्लोज जो होते हैं उनसे भी इतने अच्छे रिश्ते नहीं रह पाते, लेकिन उनसे रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, रखना चाहिए। और हमें अपने आसपास के लोगों से भी अच्छे रिश्ते रखना चाहिए। भाई बहनों जैसे अपने रिश्ते रखना चाहिए अपने आसपास के लोगों से, हमें अपना मीठा बोलकर। अब यहाँ है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल गा लेती है। अब देखिए, पहली बात तो आई मुंह बोली, मैंने हम अपने व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से लोगों को अपना बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बूढ़े बन बाबा की खातिर। बूढ़ा बन माने घने पुराने जंगल में भी वह क्या करती है, एकांत है, वहां कोई नहीं जाता आता, एकांत है वो जंगल, निर्जन है। निर्जन मतलब वहां कोई आते जाते नहीं है। उसमें भी कंठ खोलकर माने पूरे गले दिल से, रस उड़ेल माने मीठा बना करके गाती है। अर्थात वो निर्जन माने जो जगह पर कोई नहीं है, सुनसान और निर्जन एकांत जगह है, उसमें भी अपने आवाज से उमंग और उत्साह भर देती है, उमंग और उत्साह भर देती है। अब बात समझ में आ गई। वह मुंह बोली है अपने व्यवहार से, क्योंकि उसने पुराने घने जंगल जहां एकांत है, निर्जन है, वहां पर उसने क्या किया, अपने गीतों के माध्यम से वहां पर भी उसने क्या किया, उमंग भर दिया, वहां पर उत्साह भर दिया, वहां पर उमंग और उत्साह से वहां पर भर दिया। बूढ़े बन बाबा, अब देखिए जंगल को उसने क्या बनाया, एक रिश्ता बनाया मुंह से मानकर, क्या, बाबा। अब हम अपने घर में आते हैं, वापस हम अपने घर की तरफ आते हैं। हमारे घर में हमारे दादाजी होते हैं, दादी होती हैं हमारे घर में, है ना, होते हैं ना। यस मैम। जब वो बूढ़े हो जाते हैं, यस मैम। जब वो बूढ़े हो जाते हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, यस क्योंकि सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, उनके साथ कोई ज्यादा बातचीत नहीं करता है। नहीं कर पाता। तब वो अकेला फील करते हैं, उनके मन में कोई उमंग नहीं रहती, कोई उत्साह नहीं रहता। तब हमें क्या करना चाहिए, मैम हम उनसे जाकर बातें करनी उनके चाहिए। साथ में बात कर सकते हैं। उनसे बात हाँ, करनी चाहिए, उनकी अपने मदद मन के करनी विचार चाहिए। उनके सामने प्रकट करने चाहिए। अपने मन के विचार उनसे शेयर करना चाहिए, उनसे अपनी बातें शेयर करना चाहिए। उनसे, उनके लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसे वो खुश हो जाएं, उनको ये ना लगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं रिटायर हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है। उनके जीवन में निराशा नहीं आने देनी चाहिए। उनको भी लगना चाहिए कि हाँ, जो हमारी जनरेशन है वो, उनके लिए भी मैं हूँ, उनके लिए भी मैं हूँ, मैं भी परिवार का सदस्य हूँ, मेरी भी राय मानी जाती है, या मुझसे राय ली जाती है, या मेरे साथ बातें शेयर की जाती हैं। तो उनको भी अच्छा लगता है, उनके मन में भी एक उमंग उत्साह रहता है। कभी भी ऐसा नहीं है, क्या कर सकते हैं उनके साथ, क्या बातें कर सकते हैं, तो उनके साथ कभी कभी हम, अगला आपका चैप्टर जो आएगा बचपन, तो इसको हम रिलेट करेंगे इससे, तो उसमें हम जाकर उनसे उनके पुराने समय की बातें पूछ सकते हैं। उनके Yes. समय में, जैसे अभी आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो उनसे हम पूछ सकते हैं आपके समय में कैसे पढ़ाई होती थी, आपका स्कूल कैसा था, टीचर्स क्या करते थे, टीचर्स का व्यवहार कैसा होता था, आपके पढ़ने के समय में कौन कौन सी आप शैतानियां करते थे, है ना, आपका कौन सा अच्छा मूवी है, कौन सा अच्छा सॉन्ग लगता है आपको, है ना, आपको क्या खाना पसंद है। हम उनके बारे में पूरा जानें,
और उनकी खुशी के लिए कुछ कुछ करें, थोड़ा सा समय उनको भी दें। बूढ़े बन बाबा की खातिर चिड़िया क्या करती है? बूढ़े बन बाबा की खातिर कंठ खोलकर, बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल गा लेती हैं, माने अपने स्वर को मीठा बनाती हैं। तो ऐसे ही हमारे बूढ़े लोग सो रहे हैं, हाँ मैम जैसे बूढ़े लोग सो रहे हो तो चिड़िया उससे गुनगुना के बूढ़े लोगों की मदद मतलब ऐसे सुनाती है। नहीं नहीं, यहाँ ठीक है आपका कल्पना है, लेकिन ऐसा नहीं कि बूढ़े लोगों को चिड़िया आके गुनगुनाते हैं। वो चिड़िया हमें बनना है, हमें अपने मन से ये बात तय करनी है कि हमें भी अपने घर में बुजुर्ग लोगों को, हमें अपने आसपास के बुजुर्ग लोगों के जीवन में फिर से एक उमंग और उत्साह भरना है, फिर से एक उमंग और उत्साह भरना है। कभी कभी आप लोग पार्क में जाते हैं खेलने के लिए, वहां पर कोई बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप से बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है ना, तो उनके पास हम जाकर बातचीत कर सकते हैं, है ना, बातचीत कर सकते हैं, तो उनको भी थोड़ी सी खुशी मिलेगी। जिस तरीके से चिड़िया घने जंगल में, जो पुराने जंगल हो चुके हैं, वहां पर कोई नहीं है, सिर्फ एकांत है, निर्जन है, निर्जन, वहां में कोई इंसान भी नहीं है, वहां पर भी अपने आवाज से, अपने स्वरों से उसमें भी उमंग और उत्साह भरती है, उसमें भी उमंग और उत्साह भर देती है, उसमें भी वो उमंग और उत्साह भर देती है। तो ऐसे हमें भी बनना है। उससे विजन से बहुत प्यार है, विजन माने जंगल। अब इसमें एक और बात आ गई है कि हमको अपने आसपास के वातावरण में क्या करना है, हमको अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा बनाना है, पेड़ पौधों को बचाना है, साफ सुथरा बनाना है उन्हें, स्वच्छ बनाना है, और पर्यावरण को प्रदूषित होने के लिए, प्रदूषित होने से पर्यावरण तभी बच सकता है कि हम पेड़ पौधों को ना काटें और पेड़ पौधे लगाएं। ये आपका सेकंड जो है पार्ट का खंड था, आपको ये सिखा रहा था। आप लोग मीनिंग लिख लेंगे, अर्थ लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सीख जाएंगे कि वो कविता हमें क्या सिखा गई, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है मैम थर्ड पैराग्राफ पढ़ूं? चलो सिद्धिका पढ़ो, थर्ड पैरा पढ़ो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदियों से बहुत प्यार। अब सबसे पहले बात आई, वहां पर आया जंगल, यहाँ आई नदी। मनुष्य के जीवन में नदियों की क्या उपयोगिता है, ये हमें समझना होगा। आज के समय में हम कर रहे हैं नदियों के लिए, नदियों को हमने बहुत प्रदूषित कर दिया है, गंदा कर देते हैं, गंदा कर दिया है, गंदा भी हो जाता सबसे पहले तो हमको ये बात सीखनी होगी कि हमें नदियों को स्वच्छ रखना है, यदि और लोगों को, हमें आसपास के लोगों को भी जागरूक करना है। पहली बात यहाँ आ गई, नदियां। यस मैम। मतलब सबसे पहले क्या है, जो चिड़िया है वह पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने की बात समझा रही है। दूसरी बात आई गर्वीली, मतलब अपने ऊपर प्राउड फील करती है, गर्व करती है, उसे प्राउड है अपने ऊपर। व्यक्ति को प्राउड कब होता है, गर्व कब होता है, जब कोई वह साहसिक कार्य करता है, कोई भी अच्छे काम करता है या कोई साहसपूर्ण काम करता है, तब वह अपने ऊपर गर्व करता है। तो यहाँ पर चिड़िया क्या काम कर रही है, चढ़ी नदी माने नदी, उफनती हुई नदी माने जो नदी तेज गति से बह रही है, उसकी लहरें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, उन लहरों से बिना डरे
उन लहरों में बिना डरे अपनी चोंच से पानी पी लेती हैं। जल का मोती, यहाँ जल का मोती दो अर्थ है, एक तो जल का मोती माने पानी, और एक जल का मोती माने मछली, मछली को पकड़ लेती है, ग्रहण कर लेती है। माने जो नदी बहुत तेज बह रही है, यानी उसकी तेज गति से बहती हुई लहरों में, लहरों के बीच से वह अपनी चोंच से बिना डरे अपनी चोंच से पानी पी लेती हैं या मछली पकड़ लेती हैं, इसलिए वो अपने ऊपर गर्व करती है। तो हमेशा हमें भी साहसी बनना चाहिए। हमें कभी कोई डर, सही कार्य करने के लिए हमें कभी कोई डर नहीं होना चाहिए। जैसे क्लासरूम में, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ, आप चाहे, हम लोग वर्चुअल क्लासेस में हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, या हम चाहे आमने सामने हैं, लेकिन जब तक हम गलत नहीं हैं, पहले तो हमें गलत करना नहीं चाहिए, और यदि हम गलत नहीं है तो हमें डरना भी नहीं चाहिए। हमें अपने मन के विचारों और भावों को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। क्लास आप लोग लेते हैं, आपके मन में कोई डाउट आता है, आपको कोई बात समझ नहीं आती है, तो आप लोग चुप रह जाते हैं डर से। नहीं, आपको डरना नहीं, आपको सीधा अपने डाउट को क्लियर करना है। हमें भी हमेशा साहसी बनना है, वीर बनना है, और ऐसे कर्म करना है, ऐसे कार्य करना है जिससे हम खुद स्वयं को अपने ऊपर प्राउड फील करें ही, हमारे फैमिली के मेंबर्स, हमारा समाज, कार्य करना चाहिए। हमको कभी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण से हम खुद तो शर्मिंदा हो ही, और हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा समाज भी शर्मिंदा हो जाए। हमें हमेशा वैल्यूज पर चलना है, वैल्यूज को धारण करना है, तो तभी हम अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे। तो ये आपकी एक कविता थी जिसमें आपने जो भी सीखा, पहले छंद में क्या सीखा, दूसरे छंद में क्या सीखा, तीसरे छंद में क्या सीखा, इसके ऊपर अब आप लिखिएगा। पहले आप कविता का एक छंद लिखिएगा। अर्थ नहीं लिखवा रही हूं मैं, अर्थ नहीं लिखवा रही हूं मैं। कॉपी में आपको क्या लिखना है कि इन प्रस्तुत पंक्तियों से आपने क्या सीखा, पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। मैम हमारी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? आपकी ही लैंग्वेज में लिखना है। जो भी आपने सीखा है आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, जो भी आपने सीखा है आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि आपको ही लिखना, देखिए आपको लैंग्वेज में 4 स्किल होती है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। तो ये चारों स्किल आपकी होनी चाहिए। अब राइटिंग की स्किल है वो आपको आनी चाहिए। आपने जो भी सुना, जो भी समझा, उसको आपको करना है। अब आपको कॉपी में इसको लिखना है, ठीक है? अब आपको कॉपी में लिखना है। मैम और कोई इस पार्ट से संबंधित कुछ आपको लग रहा है कि मुझे ये पूछना चाहिए? हाँ मैम मुझे हाँ, बोलो लक्ष्य, क्या डाउट है? ये जो हमारी कविता है, इससे पहले हमें कविता लिखना है कॉपी में, उसके बाद इसके लिखना है। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि कविता का पहला छंद, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये लिख लेंगे आप। लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसमें जो आपने सीखा है वो पॉइंट्स लिखेंगे। फिर आप सेकंड शब्द लिखेंगे। सेकंड शब्द के बाद आप उसमें जो सीखा वो लिखेंगे। उसके बाद आपने थर्ड शब्द लिखेंगे। उसके बाद उसका जो सीखा वो लिखेंगे। ठीक है ना? थैंक यू मैम। ओके मैम। चलिए, अभी साईराम कैसे बोला आपने? अभी तो मैंने बोला नहीं कि मैंने क्लास कर दी खत्म। चलिए, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले तो
देखिए क्लास 6th है ये आपकी। यदि मैंने आपसे बोला किसी पक्षी के बारे में जानना है, एक पक्षी के बारे में आपको जानना है और लिखना है, तो क्या होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए जैसे एक तोता है, वो बोलता है, वो हरा होता है, उसकी पूरी जानकारी, कहाँ पाया जाता है, किस किन रंगों का होता है। एक उदाहरण दे रही हूं मैं, कितनी लंबी उम्र होती है, उनके कौन कौन सी और प्रवृत्तियां होती हैं, कौन सी और प्रजातियां होती हैं, क्लास 6th के हिसाब से ही लिखना। ठीक है ना? समझ आ रहा है ना? नहीं तो पता चल रहा है यस मैम। कि 2-4 लाइनें लिख के जो मतलब जो सब लोगों को कॉमन जानकारी है वही जानकारी आपने दे दी। नहीं, आप उस बुक को निकालिए, बुक का नाम दिया हुआ है, नेट पर देखिए उस बुक को, उस बुक में पक्षियों को ढूंढिए जो आपको लगता है कि आपको ये पक्षी अच्छा लग रहा है, इसके बारे में मैं बोल सकती। हाँ, और ये भी ध्यान रखना है जब हम नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे तो कोई बच्चा यदि किसी पक्षी के बारे में बताएगा तो दूसरे बच्चों को भी ध्यान से सुनना है, जिससे आपके पास बहुत सारे पक्षियों की नॉलेज हो जाएगी। चलिए, मैम हमें मिनिमम कितनी लाइंस लिखनी है? मिनिमम कितनी लाइन लिखनी है? तो अब तो ये वाली बात छोड़ दो, मतलब पूरी जानकारी देनी है, उसके बारे में पूरी जानकारी देनी है, मिनिमम और मैक्सिमम बंद कर दो, कंप्लीट होना चाहिए। ओके, कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम नहीं, कंप्लीट होना चाहिए। चलिए, ठीक है। मैम हमें इन वेकेशन पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। हाँ, वो सालिम अली की पुस्तक है ना, भारतीय पक्षी, हाँ मैम। है ना? तो आप नेट पर डालिएगा सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी, तो वहां पर आ जाएंगे कौन कौन से भारतीय पक्षी है, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है, क्या बताया है, उनकी क्या जानकारी आपको दी है ना? और आपने इन तीनों छंदों से क्या क्या सीखा है वो भी आपको लिखना है कॉपी में। कॉपी अपडेट रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, आपको एक बात और हम जरूर बताएंगे, ये वाली बात भले ही 1 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाए, ये वाली बात हम आपको जरूर बताएंगे कि सबसे पहली बात क्या आप सीखेंगे कि लास्ट ईयर भी ऑनलाइन क्लासेस रही, अभी आप देख रहे हैं कि अभी देश में बहुत ज्यादा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है इसको कंट्रोल करने में कुछ अधिक समय लग जाए। ओके, तो आप यह सोचकर मत पढ़िए कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, कोई नहीं चलता है, जितना भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, आपकी नॉलेज काउंट करेगी कि आप क्या क्या सीखे, क्योंकि आगे लाइफ में ये टेक्नोलॉजी को तो आप यूज करेंगे ही, है ना? तो सीरियसली जिस तरीके से आप क्लास में करते थे, कॉपी को अपडेट रखिए। क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत कम पूछे जाएंगे, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर। अभी आपने 5th में भी देखा होगा, बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, क्लासरूम में जो डिस्कस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया, है ना? तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऑनलाइन है हम चला लेंगे, नहीं, फिर आपकी नॉलेज आपके पास, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी आप पहुंचे तो आपका बेस जो है मजबूत होना चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो स्कूल खुलेंगे ही, आप विद्यालय आएंगे, तब तक आप अपने आप को कमजोर मत बनाना, अपने आप को सुरक्षित रखो, घर से बाहर जरूरत ना हो मत निकलो, घर में भी जो लोग बाहर जा रहे हैं वो जब वापस आते हैं तुरंत उनके से मिलने मत जाओ, है ना? ये भी ध्यान रखो। अभी बच्चों के लिए ज्यादा समस्या हो रही है, तो घर से बाहर क्योंकि जाना पड़ता है कुछ लोगों को घर से बाहर, उनसे थोड़ा जब वो घर में आ जाए चेंज कर लें, हाथ मुंह धो लें, सैनिटाइज हो जाएं, उसके बाद ही उनसे मिलें, ठीक है ना? चलिए, यस मैम। शांति पाठ करें।
शांति शांति शांति। साईराम। ओके चलो साईराम मैम। साईराम। मैम साईराम।